अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर हियर विद आवर न्यू वीडियो जिसमें हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है और ये किन पर्सपेक्टिव से जो है वो लर्निंग प्रॉब्लम्स को या एजुकेशन में आने वाले प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। So first of all, we are going to discuss that what is educational psychology. Basically, in educational psychology, we used to study that how people learn, what teaching methodologies can influence them, और किन instructional processes को follow किया जाता है और instructional processes जो हैं वो कैसे influence करते हैं learning को और individual differences जो हैं वो कैसे learning को influence कर रहे होते हैं। So educational psychology में इन तीन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। वैसे तो ये बहुत ही एक ब्रॉडर फील्ड है, लेकिन हम लोग बेसिक जिन चीज़ों में फोकस होता है वो यही होता है कि लोग इंडिविजुअल जो हैं वो लर्न कैसे करते हैं, कौन सी टीचिंग मैथडोलॉजीज हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं लर्निंग को, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये जो इंफरादी इख्तलाफात होते हैं, एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं तो वो हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, ये सब चीज़ें कैसे लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस हैं वो हिदायत जारी करने का जो निज़ाम है, जो तरीका है, उसको कहते हैं टीचिंग मैथडोलॉजी। जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं वो लेक्चर मेथड हो सकता है, स्टोरी टेलिंग मेथड हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, मैनी। सो ये हम लोग सब चीज़ें जो है एजुकेशन साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसका जो गोल होता है वो ये अंडरस्टैंड करना होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो लर्न कैसे करते हैं और वो न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन जो है वो कैसे करते हैं। सो बेसिकली जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका सिर्फ यही एम नहीं है कि हम लोग उसके अर्ली चाइल्डहुड को बैठ कर डिस्कस करें और वो देखें कि वो कैसा है और उसकी एडोलेसेंट लर्निंग कैसे हुई है, बल्कि ये चीज़ें भी देखी जाती हैं कि थ्रू आउट द लाइफ जो उसकी इमोशंस हैं या उसके थ्रू आउट द लाइफ जो है वो इमोशंस कैसे रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कैसी रही हैं और कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो कैसे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में वेरियस फील्ड्स को हम लोग देख रहे होते हैं जिसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का बहुत रोल होता है, क्योंकि बच्चों में अगर लर्निंग के हवाले से डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से लर्निंग जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो उसमें हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए बिहेवियरल साइकोलॉजी हेल्पफुल होती है और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है। तो अब हम लोग वो पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं जिसमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव्स हैं। हर एक प्रॉब्लम के लिए हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हैं और जिस तरह का प्रॉब्लम होता है, जिस नॉइब का प्रॉब्लम होता है, उसको उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है वो हल किया जाता है। जैसे कि ऊपर अभी हम लोगों ने देखा कि अगर डेवलपमेंटल इश्यूज हैं तो वो लर्निंग उस वजह से जो है वो मुतासर हो रही होती है कि बच्चे की जो नशोनुमा में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं किसी स्टेज पे अगर प्रॉब्लम्स हुए हैं तो वो लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, लर्निंग उस बच्चे की जो है वो अच्छे से नहीं हो सकेगी। हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं और हम लोग ये भी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसमें इस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है कि कैसे एक पर्सन की जो है वो लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही होती है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि उसके लर्नड बिहेवियर्स कैसे हैं, क्या कुछ उसने सीखा है और उसके वकूफ़ कैसे हैं, उसने वकूफ़ी जो है वो उसके तसरात कैसे हैं, सोचता समझता कैसे है, उसके बिलीव्स कैसे हैं, उसके तजुर्बात कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो पर्सपेक्टिव डिस्कस करना है दैट इज़ बिहेवियर पर्सपेक्टिव। हम लोग किरदारी नुक्ते नज़र से देखेंगे कि ये क्या कहते हैं कि लर्निंग कैसे होती है। अच्छा, जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव है ये बिलीव करते हैं कि हमारी जो लर्निंग है वो होती है थ्रू कंडीशनिंग। जितने भी बिहेवियर्स हैं वो आपको सिखाए जाते हैं थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में यह है कि कंडीशन रख के आपको एक न्यू चीज़ जो है वो लर्न करवाई जाएगी। इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि दो चीज़ों को आपस में एसोसिएट करके सिखाया जा सकता है। हो सकता है कि आपको जिस तरह से ओपन कंडीशनिंग है वो सिखाई जाए कि आप लोगों को एक जो है वो रिवॉर्ड रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अगर आप होमवर्क टाइम पे करेंगे तो आपको ये चॉकलेट मिलेगी या वीडियो गेम खेलने को मिलेगी। जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। जो लर्नर है वो ये सीख जाता है कि मैं ये चीज़ पर्टिकुलर बिहेवियर करूँगा तो मुझे ये चीज़ें आगे रिवॉर्ड मिलेंगी। और पनिशमेंट भी ऐसी है, अगर कोई पुअर बिहेवियर आप लोग शो करते हैं या कोई लर्नर शो करता है तो उसको जो है वो पनिश कर दिया जाता है सो दैट ही विल लर्न कि मुझे ये चीज़ें जो है वो दोबारा शो नहीं करनी क्योंकि ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है।
सो स्कूल में भी इसी तरह ही होता है कि और स्कूल में तो हैवीली दे रिलाई ऑन ओपन कंडीशनिंग, जिसमें हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि लर्न कैसे करता है। टीचर्स जो हैं वो बच्चों को गुड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड करते हैं और जो पुअर बिहेवियर है उसके लिए बच्चों को जो है वो पनिश कर दिया जाता है। जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर ये भी क्रिटिसिज्म है कि ये सिर्फ जो है वो गुड और बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड और पनिशमेंट से इस तरह से वो करते हैं, बाकी जो सारे इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, हमारी अपनी जो मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक ड्राइव्स हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तो इस हवाले से बिहेवियरल पर्सपेक्टिव पे क्रिटिसिज्म भी है, बट वो बच्चे की प्रॉब्लम की नौयत देखते हुए डिस्कस किया जाता है कि अगर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में वो बच्चा आ रहा है तो उसको फिर बिहेवियर से ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव क्या है कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अब जो बच्चे की नशोनुमा कितनी हुई हुई है, कि वो कितना मेंटली डेवलप हुआ हुआ है, इंटेलेक्चुअली डेवलप हुआ हुआ है, उसको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाएंगी। जैसे कि अगर हम लोग एक केजी का बच्चा है तो उसको हम लोग 1 क्लास वाली चीज़ें कभी भी नहीं सिखा सकते। अगर आपने बेसिक एडिशन सिखाई हुई है तो आप उसको जो है वो एक कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एडिशन वाला प्रॉब्लम आप उसको नहीं दे सकते। आप 5th क्लास वाले बच्चे से 8th क्लास वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअली मेंटली इतना डेवलप नहीं हुआ हुआ कि वो इस क्लास का कोर्स जो है वो आपको बता सके। सो हर बच्चा वो चीज़ें, स्किल्स, नॉलेज को एक्वायर कर सकता है जितना वो डेवलप हुआ हुआ है। फोकस इज ऑन हाउ चिल्ड्रन एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज एज दे डेवलप। ठीक है, तो हम लोग अपने मेंटल एज और अपनी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो न्यू स्किल्स को इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो अपने एजुकेशन करियर में भी देख रहे हैं, हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की जानब जाते हैं, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट हमारी ऐसी ही होती है कि पहले इजी चीज़ें सीखते हैं और फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाते हैं। जेन पियाजे ने इस तरह से हम लोगों को जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हुई हैं, वो इसकी बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल है कि बच्चे जो है वो कैसे इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं। सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इस चीज़ को बेहतर बता सकता है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे बच्चों की लर्निंग जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप जिस तरह से 1 क्लास का बच्चा है तो आप उसकी उसकी मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी उतनी हुई हुई होगी, और आप उसको सिर्फ उसी की मेंटल एज के अकॉर्डिंग ही उससे क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, उसको सिखा भी सकते हो। उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम लोग उसको नहीं सिखा सकते क्योंकि उसकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, वकूफ़ी नुक्ता नज़र। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो है वो हम लोगों को ये चीज़ बताता है कि ना सिर्फ हमारी डेवलपमेंट और हमारे बिहेवियर, बल्कि हमारे अपने जो बिलीव्स हैं, हमारी अपनी जो मेमोरीज हैं, इमोशंस हैं, मोटिवेशंस हैं, जो पीछे बिहेवियर पर्सपेक्टिव में इग्नोर हो गई थी, वो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट कर रही होती हैं। कि जिस तरह के हमारे बिलीव्स होंगे, हमारे अपने इमोशंस होंगे, एटीट्यूड्स होंगे और हमारी जितनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, हमारी लर्निंग वैसी होगी। जैसे कि मेरा बिलीफ ये है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ मेरी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगी। मैं कुछ नए सीखने की कोशिश भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये मेरा अकीदा है कि मैं नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं हूँ तो आप नहीं आप जितना भी आपको एक्सटर्नली रिवॉर्ड दे दिया जाए, आपको पनिश कर दिया जाए, इफ़ यू आर नॉट इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, नथिंग विल वर्क। सो ये चीज़ें हैं कि आपके जो बिलीव्स, इमोशंस वगैरह हैं, ये आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। Understanding how people think, learn, remember and process information is the goal of cognitive psychology. Cognitive psychology में इन चीज़ों को फोकस किया जाता है कि एक इंसान सीखता कैसे है, याद कैसे करता है और उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। वो इस चीज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को फोकस करते हैं, कॉग्निटिव एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट की एक चिल्ड्रन को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है टू लर्न, वो कैसे रिमेंबर करेंगे उस चीज़ को जो उन्होंने याद की थी, एंड हाउ दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड अदर थिंग्स उनको सिखाई जाती है। फिर हमारे पास आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इस बात पर बिलीव करती है कि जो हम लोगों ने पहले एक नॉलेज या चीज़ें हम लोगों ने एक्वायर की हुई है, नॉलेज हासिल किया हुआ है, वो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी कि आप नेक्स्ट चीज़ें कैसे लर्न करेंगे। यानी कि जो प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन होती है, ऑफ कोर्स दैट इज वो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करने में जो है वो हेल्प आउट करती है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ रिलेटिवली न्यू लर्निंग थ्योरी दैट फोकसेस ऑन हाउ वी एक्टिवली कंस्ट्रक्ट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड को
It tends to account more for the social and cultural forces that influence we learn, कि कैसे जो है वो हम लोगों के कल्चरल और जो सोशल फैक्टर्स हैं वो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. This means that new knowledge can only be contributed to and comprehend in terms of what has already been learned. कि कैसे जो पहली चीजें आपने लर्न की हुई है, कंस्ट्रक्शन से है ना, कंस्ट्रक्शन जैसी बेस जितनी भी स्ट्रांग होगी, आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो उतनी ही मजबूत होगी और आप उसको वो वैसे ही होगी जैसे बेस बनाई जाएगी. ठीक है. सो आपकी अगर जिस तरह से हम लोग अक्सर बच्चों का कह भी रहे होते हैं कि इनकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उनको जो उनकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी नहीं हुई है. ठीक है. उनकी बेस स्ट्रांग नहीं है. तो इस हवाले से हम लोगों को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वाले ये देखते हैं कि इनकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन कैसी है, आइदर इनकी बेस स्ट्रांग है या नहीं है, क्योंकि अगर ये न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं उसके बिहेवियर और डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखने की बजाय ये चीज देखनी चाहिए कि उसकी ऑलरेडी जो लर्न इन्फॉर्मेशन है वो किस टाइप की है, उसकी बुनियाद पर ही न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो लर्न की जाएगी. देन हमारे पास लास्ट आता है एक्सपीरियंशियल पर्सपेक्टिव के, बंदे के अपने एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ के आपके जो ओन एक्सपीरियंसेस हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन को कैसे कॉम्प्रिहेंड करोगे. In the same way that constructivist and cognitive perspectives consider the learner's experiences, thoughts and feelings, कैसी हैं उस बंदे की ये चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है लर्निंग को. सो इस मेथड को यूज भी किया जाता है कि अब एक बच्चे के जो है वो उसको वो टीचर से बचपन से जो है वो एक डर गया है, तो वो उसके एक्सपीरियंसेस है कि मैंने कभी भी टीचर से अगर क्वेश्चन करना है तो मुझे डांट दिया जाएगा, तो वो इनिशिएटिव लेता ही नहीं है. ठीक है. तो उसकी एक्सपीरियंसेस ही इसी तरह के हैं, वर्स्ट हैं, तो वो आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. सो ये कुछ पर्सपेक्टिव्स थे जिनको फॉलो किया जाता है, जिनको यूज किया जाता है टू रिजॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जितने भी लर्निंग में आ रहे होते हैं बच्चों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ये पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है और आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.